Hello, students. I hope you are doing great, and we are back again with another chapter. And today we will be covering your chapter that is Theory of Supply. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिमांड के चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अगर वो समझ गए हो ना तो ये समझने में समय नहीं लगने वाला तुम्हें, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफ़ी मैच होंगे। बस हाँ, बेसिक जो पर्पस है वो थोड़ा अलग है ना। यहाँ पे प्राइस का कनेक्शन अलग है सप्लाई के साथ, तो वो हमें देखना है। तो अगर तुम्हें ये जो नोट्स हैं डाउनलोड करने हैं, अभी तक नहीं डाउनलोड किया, चैनल पे न्यू हो तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ताकि तुम्हें ये जो भी फ्री मटेरियल है वो मिल पाए। जब ऐप डाउनलोड करोगे तो फ्री मटेरियल सेगमेंट में आइकॉन पे क्लिक करोगे हमारे लोगो पे, एंड ये ऑप्शन निकल के आने वाले हैं इस सेगमेंट पे। यहाँ पे जो फ्री मटेरियल सेक्शन है वहाँ से तुम जो भी फ्री मटेरियल है, ये पीपीटी वगैरह डाउनलोड कर लोगे। इससे पहले वाले भी सारे फ्री मटेरियल वहाँ पे मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम सप्लाई के साथ कि सप्लाई क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा डिमांड, जहाँ पे हमने बोला कि कस्टमर कितने गुड एंड सर्विसेज खरीदने को तैयार है पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे, वो हमने बोला कि डिमांड होती है। तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई को समझने के लिए तुम्हें अपने आप को अब कस्टमर नहीं समझना है, तुम्हें समझना है अपने आप को एक प्रोड्यूसर, एक सप्लायर, और उसके कॉन्सेप्ट के नजरिए से तुम यहाँ पे आज सप्लाई का चैप्टर समझने वाले हो। तो तुम समझोगे अपने आप को आज क्या, कि तुम एक प्रोड्यूसर हो। ठीक है, तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज होती है जो एक सप्लायर, जैसे कि तुम, क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए, अवेल कराने के लिए, बेचने को बेसिकली कहें, ऑफर करने के लिए तैयार हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की तुम, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। विलिंग है मतलब भाई ऑफर कर सकता है और करना भी चाहता है, ठीक है, फॉर अ सेल, किसके लिए, बेचने के लिए, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। जैसे मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ मैंगोज की, और मैं आज के टाइम पे जिस रेट पे मैंगो बिक रहा है, डेट इज मान लो 50 रुपीज़ पर केजी, इस 50 रुपीज़ पर केजी पे मैं 100 केजी की क्वांटिटी ऑफ मैंगो क्या है, सेल करने के लिए विलिंग हूँ और ऑफर करना चाहती हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी मैंगो की सप्लाई। तो सप्लाई refers to the quantity of commodity that a producer is willing and able to offer for sale at a particular price during a particular period of a time। डिमांड से मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही, थोड़ी बहुत, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे भी देखी थी। पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देखी थी कि नहीं देखी थी। बस यहाँ पे प्रोड्यूसर को हम लाएंगे कि प्रोड्यूसर कितना बेचने को तैयार है, ऑफर करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या होंगे? पहला तो क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, कि एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफर करने को तैयार है बेचने के लिए, पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे, और विलिंगनेस होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है यार, बहुत बार तुम देखते होगे कि मेरे पास, ऐसा मान लो मैंगो की प्रोड्यूसर मैं हूँ, मेरे पास मेरे गोडाउन में कुछ नहीं तो मान लो 100 क्विंटल मैंगोस पड़े हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 100 मान लो मैं सिर्फ और सिर्फ 50 केजी ही आज के टाइम में मार्केट पे 50 रुपीज़ पर केजी के रेट पे बेचने को तैयार हूँ। तो तुम देख पा रहे हो कि है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं विलिंग हूँ बस 50 ही देने के लिए, बेचने के लिए। तो यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी सप्लाई, कि तुम ऑफर करने के लिए कितना तैयार हो, ठीक है, कितनी क्वांटिटी तैयार हो, किस पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर टाइम पे, वो ही सप्लाई होती है। तो सप्लाई का इसका मतलब मैम जो हमने अपने पास स्टॉक रखा है वो अलग है और सप्लाई अलग है? हाँ बेशक अलग है। जरूरी नहीं कि मैं पूरे स्टॉक को बेचने को तैयार ही हो जाऊं, पूरा स्टॉक मेरी सप्लाई बन जाए, नहीं। स्टॉक का कुछ पोर्शन जो मैं तैयार हूँ बेचने के पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम पे, वो ही क्या बनेगा, सिर्फ सप्लाई बनेगा। तो बाकी चीजें जो नहीं ऑफर करी वो हो जाएगा स्टॉक, वो सप्लाई नहीं है। तो याद रखना, सप्लाई सेलर से रिलेटेड है, बायर से नहीं, ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। अब आते हैं स्टॉक और सप्लाई पे। स्टॉक और सप्लाई से बच्चे होते हैं कंफ्यूज, उन्हें लगता है जो हमारे पास माल बना है वही सप्लाई है। नहीं बेटा, माल हो सकता है बहुत सारा हो, लेकिन तुम आज के टाइम पे उस माल से कुछ ही पोर्शन बेचने को तैयार हो, सारा नहीं बेचने को तैयार हो।
हो सकता है तुम वेट करना चाहते हो कि प्राइस बढ़े तो मैं बाकी वाला तब बेचूंगा। तो वो जो पूरा तुम्हारे पास अवेलेबल है, जो क्वांटिटी गुड एंड सर्विसेज की जो तुमने बना रखी है, वो क्या है? वो है स्टॉक। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। और वो स्टॉक पे जितना तुम क्वांटिटी बेचने को तैयार हो, ऑफर करने को तैयार हो सेल पे, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सप्लाई। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। तो सप्लाई स्टॉक के इक्वल नहीं होता। जरूरी नहीं है जितना स्टॉक है उतना बेचो, उतनी सप्लाई है, नहीं। हो सकता है स्टॉक से कुछ ही पोर्शन बेचने को तैयार हो, तो वही पोर्शन फिर मेरा सप्लाई कहलाएगा। तो स्टॉक मे और मे नॉट बी सोल्ड। स्टॉक हो सकता है तुम बेचना भी चाहो पूरा, हो सकता है ना बेचना चाहो, लेकिन सप्लाई तो ऑलवेज मेंट फॉर सेल ही है। सप्लाई तो तभी बनेगा जब आप बेचने के लिए विलिंग हो, तैयार हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, स्टॉक प्राइस पे डिपेंड नहीं करती। स्टॉक रखा हुआ है, बेचना होगा हमें तो बेचना होगा, हम बेचेंगे, ठीक है। प्राइस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन सप्लाई प्राइस पे और टाइम पे डिपेंड करती है। पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी बेचने को तैयार है, किस समय पे बेचने को तैयार है, ये मैटर करेगा जब हम सप्लाई एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आपके टाइप्स ऑफ सप्लाई पे। सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर विलिंग है ऑफर करने को सेल के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे, वो क्या है? सप्लाई। अब आते हैं हम कि ये जो सप्लाई है वो कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे ना कुछ टाइप्स अभी तुम टाइम पीरियड के बेसिस पे पढ़ोगे। जैसे जैसे अगर सप्लाई को, तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम सप्लाई को बढ़ा सकते हो, तो वो अलग टाइप पे जाएगी। अगर इतना समय है कि तुम सप्लाई को बहुत थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, तो उसका एक अलग टाइप है। और अगर इतना कम समय है कि तुम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, भले ही कितने दाम उसके बढ़ जाएं, तो हम बोलेंगे वो अलग टाइप की सप्लाई है। वही हम पीरियड के बेसिस पे आज पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सप्लाई तुम्हारे हैं। तो पहली है मार्केट पीरियड सप्लाई या इंस्टेंट सप्लाई। देखो एक नेचर होता है सप्लायर का, क्या कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लायर क्या सोचते हैं? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बेचो। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जब दाम बढ़ गए हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि तुम फिशरमैन हो, ठीक है, और तुम मछलियां पकड़ के 100 मछली तुमने ली और तुम बेचने निकल गए, तुम बेचने चले गए, मंडी में बैठे हो, शाम हो रही है, मछलियां बिक रही है, और एकदम से तुम्हें पता चला कि कोई गाड़ी आई और कह रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियां चाहिए, कम से कम 200 मछली चाहिए और हमें दे दो। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम तुरंत सप्लाई बढ़ा दोगे? भाई तुम्हारे पास 100 दी, मानो तुमने 50 बेच दी मार्केट में सुबह तक की, अब शाम में थोड़ी बहुत बची हैं तुम्हारे पास 50, वो बोल रहा है मेरे को 200 चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम तुरंत जाके मछली पकड़ के ला के दे दोगे क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। उस प्रोसेस में भी समय लगता है। तुरंत तुम कैसे, क्या कोई चमत्कार चल रहा है यहाँ पे? नहीं हो सकता पॉसिबल। या मान लो कोई कहे तुम्हारे गेहूं, तुमसे कहे कि हमें आज के 100 कुंटल चाहिए, और तुमने जो भी गेहूं उगाए तुम्हारे पास 50 थे, तो तुम क्या एकदम से गेहूं 50 कुंटल तुरंत उगा दोगे? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी पीरियड की सप्लाई है? ये है मार्केट पीरियड सप्लाई, इंस्टेंट सप्लाई। मार्केट पीरियड सप्लाई, जो मार्केट पीरियड होता है बेटा, वो इतना छोटा शॉर्ट पीरियड होता है, इतना छोटा पीरियड होता है जिसमें प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकता। दोनों एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आया कि हाँ, प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। तो ये इतना छोटा टाइम पीरियड है कि जिसमें आप प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते। रीजन क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास कि आप एडिशनल गुड्स प्रोड्यूस कर पाओ। दूसरा, इवन अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी सप्लाई सेम ही रहेगी, क्योंकि आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो जो है आप उतना ही सप्लाई करोगे, भले ही प्राइस बढ़ जाए। तो मार्केट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे समय बहुत कम होता है, और इस समय कम में हम सप्लाई को नहीं बढ़ा पाते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। जैसे कि फ्रेश मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब मार्केट पीरियड सप्लाई है। इनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती छोटे समय में, ठीक है, थोड़े से समय में इनकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो जब भी किसी की कमोडिटी की सप्लाई ऐसा टाइम पीरियड हो कि बहुत कम हो, सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सके, तो उससे बोलते हैं मार्केट पीरियड सप्लाई। फिशरमैन का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड सप्लाई। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सप्लाई इंक्रीज हो सकती है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही इंक्रीज हो सकती है। मतलब ये नहीं कि तो हाँ इंक्रीज कर ले जाओगे तुम सप्लाई, नहीं, कुछ हद तक इंक्रीज कर लोगे, क्योंकि समय थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू मार्केट पीरियड, ठीक है। तो हम कुछ हद तक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। प्रोड्यूसर कैसे बढ़ाएगा सप्लाई? ज्यादा लेबर हायर कर लेगा, ज्यादा मशीन को यूज करेगा, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लेगा,
बेसिकली फिक्स फैक्टर जैसे कि फैक्ट्री मशीनरी, इनको आप नहीं बदल सकते सप्लाई बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी बेकरी है, मेरे को मैंने मेरी बेकरी में आज एकदम से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया कि आपको 100 केक डिलीवर करने हैं। हम लोग क्या है 50,000 डिलीवर कर देते थे। अब बोला कि 100 करने हैं और आपके पास समय है 2-3 दिन का, आप हमें दे दो। मेरे पास 2-3 दिन का समय है, मैं चाहूँ तो आराम से 100 किलो 100 के मतलब 100 केक बनवा सकती हूँ। लेबर ज़्यादा हायर कर लूँगी थोड़े टाइम के लिए, मशीन को ओवर टाइम चलवा दूंगी, है ना, और हो सकता है रॉ मटेरियल और ज़्यादा खरीद लाऊं तो केक बन सकते हैं। तो इतना समय है 2-3 दिन का, मान लो कि हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये कौन सी सप्लाई है? ये है शॉर्ट पीरियड सप्लाई। मान लो बोले 1 लाख केक चाहिए, तो क्या 2-3 दिन में बना लोगे? उसके लिए तो हो सकता है तुम्हें अलग से मशीन खरीदनी पड़ जाए, भाई कम पड़ जाएगी, अलग से एक जगह चाहिए होगी, वो भी अरेंज करनी होगी, तो उसमें लगेगा समय, तो वो नहीं हो सकता। तो मतलब कि शॉर्ट पीरियड सप्लाई को आप बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो बदले जा सकें समय के साथ, होते वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर की मदद से आप कर सकते हो, लेकिन फिक्स फैक्टर जो फिक्स्ड है ना, जैसे कि फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्टर्स बेसिकली तुम समझो अगर इजी लैंग्वेज में, इन मशीन हो गई, बड़े बड़े फैक्टर्स, उनको आप नहीं बदल सकते इतनी जल्दी, तो उनके थ्रू आप सप्लाई नहीं बढ़ाओगे। तो यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू, जैसे बेकरी है उसको ज़्यादा ऑर्डर हो गए तो ज़्यादा वर्कर हायर कर लेगा, जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी। लॉन्ग पीरियड सप्लाई क्या है? लॉन्ग पीरियड सप्लाई एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ में आपके पास बहुत सारा समय है, आप पूरी तरीके से प्रोडक्शन को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बहुत समय होता है, 2-3-4-5 साल का समय, आप आराम से देखो डिमांड कितनी है, उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन एडजस्ट कर लो। चाहे आप मशीन बढ़ाओ, चाहे आप इंडस्ट्री नई एरिया खोल के दुकान खोल दो, चाहे आप और ज़्यादा वर्कर ले आओ, मतलब दोनों तरीके से, फिक्स्ड वेरिएबल दोनों तरीके से आप अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हो। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे नई फैक्ट्रीज बना सकते हैं, इतना समय रहता है, नई मशीन ला सकते हैं, और वर्कर ला सकते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हो और तुम्हें लग रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक कार बनाने के तुम्हें अलग से स्पेस खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, जो भी अरेंजमेंट करने तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे काफी समय होता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड सप्लाई। नेक्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड पड़ा था ना, वैसे ही इंडिविजुअल सप्लाई है। जब हम बात करेंगे कि एक सप्लायर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचने को तैयार है पर्टिकुलर प्राइस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो हो जाएगी इंडिविजुअल सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर विलिंग है बेचने के लिए गिवन प्राइस पे, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लायर की बात हो रही है। रिलेट्स टू वन प्रोड्यूसर ओनली, सिर्फ एक प्रोड्यूसर से करेक्शन है इसका। गिवन प्राइस पे इसको मेजर करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार है। गिवन पीरियड पे बात करेंगे, और यहाँ पे विलिंगनेस टू सेल आती है कि आप कितना बेचने को तैयार हो। मतलब एक प्रोड्यूसर की जब बात करेंगे तो वो होगी मेरी इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होगी? अब तुम अकेले थोड़ी ना हो बेचने वाले, और भी लोग होंगे, तो तुम सब मिलके कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बेचने को तैयार हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे, वो सब क्या कहलाएगी? मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर, सारे प्रोड्यूसर जो भी मार्केट में है वो विलिंग है सेल करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे फर्म्स की हम मानते हैं। सारे फर्म्स कैसे निकालोगे मार्केट सप्लाई? सारे सप्लायर की सप्लाई को जोड़ दो, जैसे डिमांड पड़ा था ना तुमने मार्केट डिमांड, सारे कस्टमर की डिमांड को जोड़ के बना लिया था ना मार्केट डिमांड, वैसे ही सारे सप्लायर्स की सप्लाई को जोड़ के हम मार्केट सप्लाई निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लो सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं उन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारी मार्केट सप्लाई आ जाएगी। ओके, अब हमारे बेटा जी आपके कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी सप्लाई को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। देखो हम ये सारे फैक्टर्स अभी तुम्हें कवर कराएंगे, 10 फैक्टर हैं। ठीक है, चलो
आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है प्राइस। भाई अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। पहले हम मान लो प्राइस कम था तो सप्लाई कम कर रहे थे, अब हमने देखा कि प्राइस चीज़ का बढ़ गया है तो हमें लगेगा यार ज़्यादा से ज़्यादा इस समय निकाल दो, बेच दो, क्योंकि इतना बढ़िया दाम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनने वाला है अब तो। जैसे गैस सिलेंडर का देखो, पहले 1000 में जाता था, अब 2200 में जा रहा है। तो जितने लोग हैं जो भी होल्ड करके रख रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि बेचो इस रेट पे ज़्यादा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अभी मौका है पैसा कमाने का। होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है। फलों में भी होता है, जब स्टार्टिंग में आते हैं बहुत लोग महंगा महंगा ज़्यादा ज़्यादा बेचने को तैयार हो जाते हैं और लास्ट में जाके कम करते, क्योंकि सस्ते में कौन देना चाहेगा। तो हायर प्राइस मतलब हायर सप्लाई, लोअर प्राइस मतलब लोअर सप्लाई, क्योंकि प्रोड्यूसर को लगता है हायर प्राइस पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम कर देते हैं। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन तुम देख रहे हो कि प्राइस ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम है सप्लाई कम है, ये तुम डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हो। डिमांड में क्या था? अपोजिट था, प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम हो रही थी, प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ इन्वर्स था। लेकिन सप्लाई और प्राइस में रिलेशन डायरेक्ट होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके प्राइस में चेंज होने की वजह से भी क्या सप्लाई बदलती है? हाँ, सप्लाई बदलती है। सप्लाई ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इफ अनदर प्रोडक्ट बिकम मोर प्रॉफिटेबल, प्रोड्यूसर्स शिफ्ट रिसोर्सेज टू दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे अच्छे से समझना। अब जैसे मैं एज अ प्रोड्यूसर हूँ, मैं वीट उगाती हूँ, ठीक है, और मुझे पता चला जो राइस है, ठीक है, राइस का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, मतलब मार्केट में लोग राइस ज़्यादा दामों में खरीदने को तैयार है। अब मुझे क्या लगेगा कि यार राइस में तो मुनाफा है, तो मुझे राइस को ही प्रोड्यूस कर लेना चाहिए, लैंड लेबर अपना रिसोर्स लगा के। क्यों मैं वीट कर रही हूँ जब उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा? तो जहाँ मैंने देखा कि राइस का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी वजह से मैंने क्या किया, अपने वीट की सप्लाई कम कर दी, क्योंकि फायदा उसमें है तो हम उसमें चले जाएंगे। तो रिलेटेड गुड के प्राइस ने भी हमारे क्या है, इसकी सप्लाई को, जो एग्जिस्टिंग सप्लाई थी गुड की, उसको अफेक्ट कर दिया। तो एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ करेंट प्रोडक्ट डिक्रीज। अगर वीट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा राइस से, तो फार्मर वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल ऑफ फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है। मान लो अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा प्राइसेस होंगे तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे ताकि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। और अगर हमें लगेगा प्रॉफिट प्राइसेस कम चल रहे हैं तो हम कम सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट उधर होगा नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बताएगा कि हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी। दूसरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। देखो अगर तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है, तो तुम क्या करोगे, प्राइस को नहीं देखोगे ज़्यादा, तुम्हें होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना वॉल्यूम में प्रोडक्ट को बल्क में बेच पाएँ। तो अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है, तुम सप्लाई को इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट इज मार्केट शेयर। अगर ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में अपना अच्छा खासा शेयर लाना है, जैसे जियो ने किया, फ्री में बेचा, सस्ते में बेचा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो भी हम सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी बताएगा कि तुम सप्लाई को बढ़ाओगे, घटाओगे, या तुम क्या करने वाले हो। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ों को बनाने के लिए तुम यूज़ करते हो, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर इनके दाम बढ़ेंगे तो तुमको क्या लगता है, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो तुम्हें उतना कोई फायदा तो होगा नहीं चीज़ों को बेच के, है ना, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन तो कम ही हो रहा होगा, तो हम सप्लाई क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और वहीं अगर इन्हीं फैक्टर्स के प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, हमें बनाने की कॉस्ट कम आती है, तो जिस प्राइस में बेचेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी है ना, ओल्ड नहीं है, न्यू है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तुम यूज़ करो, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, वेस्टेज कम हो रही है, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। जैसे मान लो पहले तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पुरानी मशीन से 70 रुपये आती थी, तुम 100 का बेचते थे, ठीक है, तो तुम्हें 30 का फायदा हो रहा था। आप तुमने अच्छी मशीन ले आओ, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गई, 50 में ही चीज़ें बन जा रही हैं और तुम 100 में बेच रहे हो, तो तुम 50 का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, तो तुम सप्लाई बढ़ाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। और अगर रिवर्स होगा तो ऑफकोर्स तुम सब क्या करोगे,
गिरा दोगे। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, अगर ज़्यादा प्रोड्यूसर है मार्केट में तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, और कम प्रोड्यूसर है, बेचने वाले कम लोग हैं, तो मार्केट सप्लाई कम होगी। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है प्राइजेस को लेके, कि फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, वो भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। अगर सप्लायर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो अभी सप्लाई नहीं करेंगे, अभी सप्लाई कम करेंगे, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा पैसा बना पाए। अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में सप्लाई जो है, फ्यूचर में जो प्राइस है वो गिरेगा, तो तुम आज ही सप्लाई को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, ताकि तुम ज़्यादा पैसा कमा पाओ। तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज टैक्स एंड सब्सिडी। अगर सरकार ज़्यादा टैक्सेस लगा दे, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई कम करेंगे। और अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे, छूट दे रहे, जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाए और तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, तो तुम क्या करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करते हैं तुम्हारी सप्लाई को। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, मार्केट तक तुम गुड्स आराम से ला सकते हो, रॉ मटेरियल आराम से फैक्ट्री तक ला पा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से। मार्केट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जा रही है फ़ोन कॉल के थ्रू, अपडेट्स के थ्रू, तुम्हें पता है कब क्या किस चीज़ की डिमांड चल रही है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तुम वहाँ पे ले जा सकते हो, उस हिसाब से बेच पाओगे, तो तुम्हारी सप्लाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। मुझे मार्केट की इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल रही, मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में डिमांड है ना, ऐसा नहीं कि मैं अनअवेयर हूँ, है ना, मुझे पता चल रहा है कि मार्केट में डिमांड है, और मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरे पास अच्छी सुविधाएं भी हैं कि मैं वहाँ तक सामान ले जा सकती हूँ। तो सप्लायर अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा इन सारी बेनिफिट्स की वजह से। और ये सब फायदे नहीं है, मुझे अपडेट ही नहीं मिली मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं दाम क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं कि कैसे ले जाना है, तो ऑफकोर्स सप्लाई इफेक्ट होती नजर आएगी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी सप्लाई कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सप्लाई फंक्शन में। फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप, सप्लाई का रिलेशनशिप उन फैक्टर्स के साथ जो उसको अफेक्ट करते हैं बेसिकली, है ना, जैसे डिमांड फंक्शन पढ़ा था। तो सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फॉर कमोडिटी डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। सप्लाई क्या होगी कमोडिटी की, वो बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो अभी तुमने देखा भी कि प्राइस क्या है जो तुम बेच रहे हो गुड्स का, उस पर डिपेंड करती है। प्राइस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, कम होगा तो कम करेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी इफेक्ट करती है, डिपेंड करती है, देखा नहीं, अगर रिलेटेड गुड के प्राइस बढ़ते तो हम एग्जिस्टिंग गुड की सप्लाई कम कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा टैक्स, सब्सिडी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गोल ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सब पे क्या है तुम्हारी सप्लाई डिपेंड करती है, इफेक्ट होती है। तो इन्हीं सब के साथ जो रिलेशन है उससे क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन। बहुत ही सिंपल था, सप्लाई के वो सारे फैक्टर जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं उनके साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है, उसे ही हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा सप्लाई शेड्यूल पे। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल बेसिकली टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपका। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो तुमने अभी तक मार्केट सप्लाई पढ़ी, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा, अब हम आ रहे हैं वही मार्केट और इंडिविजुअल सप्लाई के एक फॉर्मेट पे। बेसिकली अगर जैसे तुमने डिमांड पढ़ा था, तुमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था कि जब हम डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कस्टमर खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइस पे, वैसे ही हम सप्लाई का भी टेबल फॉर्म बनाते हैं जो हमें ये शो करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक सप्लायर बेचने को तैयार है अलग अलग प्राइस पे, वो होती है तुम्हारी सप्लाई शेड्यूल, वो टेबल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। मैंने तुम्हें बताया था कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट इज प्राइस एंड क्वांटिटी आर रिकॉर्डेड इन टेबल, टेबल के फॉर्म में ही होता है, और टाइम पीरियड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल अभी देखते हैं कैसे बनेगा, वो टेबल फॉर्म कैसे बनेगी, तुमने डिमांड में देखा भी है, इसको हम देखेंगे, सप्लाई वाला भी देख लेंगे। दो तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और एक होता है तुम्हारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल सप्लायर की जब टेबल बनाएंगे, हाँ, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट वन प्रोड्यूसर, यही कीवर्ड है, एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विलिंग है सप्लाई करने के लिए अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ये लिखना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रिप्रेजेंट विलिंग टू फॉर्म इन अ टेबल फॉर्म, है ना, ये चीज़ तो जरूर लिखनी है कि टेबल फॉर्म में बताता है वो
कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक इंडिविजुअल सप्लायर विलिंग है सप्लाई करने के लिए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। रिफर्स टू वन प्रोड्यूसर ओनली, शो सप्लाईज एट डिफरेंट प्राइस एंड टाइम रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, बेसिकली टेबल है जो बता रही है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलग अलग प्राइस पे एक प्रोड्यूसर विलिंग है सप्लाई करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जिससे जब प्राइस 2 है तो सप्लाई करने को तैयार है 20 यूनिट, अगर प्राइस 3 पर यूनिट चल रहा है तो वो कह रहा है हम 40 यूनिट सप्लाई करेंगे, अगर 4 पर यूनिट चल रहा है तो कह रहा हम 60 सप्लाई करेंगे। तो कितने प्राइस पे कितनी सप्लाई देने को तैयार है, ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जब बात करेंगे टेबल फॉर्म में तो ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा। वही अगर हम सारे सप्लायर्स की बात करें, ठीक है, टेबल के थ्रू बताएं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सारे सप्लायर बेचने को तैयार है अलग अलग प्राइस पे, तो वो टेबल फॉर्म क्या कहलाएगी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर टूगेदर एक साथ विलिंग है सप्लाई करने के लिए अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्टेन एडिंग इंडिविजुअल सप्लाई, बताया भी था, मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाईज को जोड़ के बनता है। रिप्रेजेंट टोटल मार्केट सप्लाई, शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप ही होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, वही चीज है। फॉर्मूला क्या है, सप्लाई ऑफ फर्म ए बी बी सी, सारी फर्म की सप्लाई को जोड़ दो, मार्केट सप्लाई आ जाएगी, सिंपल। अभी देखो टेबल, देखो प्राइस पर यूनिट कितना है, 2 3 4 5 6, 2 रुपए के प्राइस पर यूनिट पे फर्म में कह रहा है हम 10 यूनिट देंगे, फर्म भी कह रहा है कि हम 20 यूनिट बेचेंगे, फर्म सी नहीं है, ठीक है। तो दोनों की मिला के हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मार्केट सप्लाई क्या है 30, मतलब कि 20 पर यूनिट के प्राइस पे टोटल मार्केट में जो सप्लाई हो रही है वो कितनी हो रही है, 30 यूनिट की। सिमिलरली अगर 5 यूनिट की बात करें, 5 पर यूनिट की बात करें कि 5 रुपए के प्राइस पे कितने यूनिट देने को लोग तैयार हैं, तो हम कह रहे हैं फर्म ए 40 बेचने को तैयार है, फर्म भी 50 बेचने को तैयार है, तो महंगाई मार्केट की कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, 90 यूनिट की सप्लाई 5 रुपए के प्राइस पे तैयार है। तो ये क्या है, ये जो टेबल है ये शो करिए कि मार्केट सप्लाई क्या है अलग अलग प्राइस पे, ठीक है। ये है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नेक्स्ट आते हैं हम बेटा सप्लाई कर्व पे। जब इसे टेबल फॉर्म को तुम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो ना, इसका कर्व बना देते हो, डायग्राम बना देते हो, तो उसे बोलते हैं कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई शेड्यूल का। जो तुमने सप्लाई शेड्यूल देखा ना, उसको ही जब तुम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो तो वो कर्व कहलाएगा। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड एज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंश्योर करता है कि क्या रिलेशन है सप्लाई और प्राइस के बीच में, ठीक है, यही कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशन है, और इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके का है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक मार्केट सप्लाई कर्व। जब इंडिविजुअल शेड्यूल से कर्व बनाओगे तो बनेगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और जब तुम मार्केट शेड्यूल से बनाओगे कर्व तो वो बनेगा मार्केट सप्लाई कर्व। तो देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय वन प्रोड्यूसर। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो शो करता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है अलग अलग प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से बनता है, एक फर्म की सप्लाई शो करता है, और तुम देखोगे इसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड की क्या थी, डाउनवर्ड थी, इसकी क्या है, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है ना। तो ये तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे कि प्राइस 2 है तो इंडिविजुअल सप्लायर 20 यूनिट बेचने को तैयार, 3 हो गया तो कह रहा हम 40 बेचेंगे, 4 हो गया तो कह रहा हम 60 बेचेंगे, 5 हो गया तो कह रहा हम 80 बेचेंगे, 6 हो गया तो बोल रहा हम 100 बेचेंगे। जब इन सारे पॉइंट्स को तुम बनाओगे और इनको जोड़ दोगे तो तुम्हारा ये सप्लाई कर्व देखने को मिलेगा, और ये ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड, लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, जब तुम मार्केट सप्लाई शेड्यूल से प्लॉट कर दोगे, है ना, अलग अलग प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई क्या है उसको प्लॉट करोगे तो मार्केट सप्लाई कर्व आएगा। तो रिलेशनशिप शो करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड टोटल क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन मार्केट, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब बाकी किसी फैक्टर्स का हम कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तुमने भी देखा कि बहुत सारे फैक्टर जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, हम सिर्फ प्राइस और सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो डिराइव फ्रॉम द मार्केट सप्लाई शेड्यूल रिप्रेजेंट द कंबाइंड सप्लाई ऑफ ऑल फर्म, सारे फर्म की सप्लाई जोड़ के आता है। इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे देखो सप्लाई कर्व ऑफ सप्लायर ए, वो जो टेबल था ना उसी से ही प्लॉट हुआ है कि 2 रुपए पे सप्लाई सेलर ए जो है वो 10 यूनिट देने को तैयार है, 3 पे 20, 40, 4 पे 30, 5 रुपए के प्राइस पे 40, 6 रुपए के प्राइस पे 50। इनको प्लॉट करके जोड़ोगे तो एक ही आई, ये इंडिविजुअल सप्लायर कर्व है, ये भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। जब इनके अमाउंट को जोड़ते हो तो ये तुम्हारा मार्केट सप्लाई कर्व आता है कि ए और बी मिलके कितनी सप्लाई करने को तैयार है। तो 2 रुपए पे 30, 3 रुपए पे 50, 4 पे 70, 5 पे 90 और 6 पे 110। तुम्हें ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया कि इन दोनों को मर्ज करके हमारा मार्केट सप्लाई आया है। वो तो तुमने टेबल पे मर्ज कर ही ली थी वैल्यूज, तो तुम डायरेक्ट उसी से बनाओगे। प्राइस और मार्केट वाला कॉलम उठा के ही तुम्हें प्लॉट करना है, ये ही तुम बनाओगे, ठीक है, ये वाला ही आपको बनाना है बस। ये 2 पे 30 है, ये 30 आया कैसे ये तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया कि 10 ये दे रहा था, 20 ये दे रहा था, जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये 30 आ गया इस तरीके से। तो ये हो गई तुम्हारी मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक देख लिया है कि क्या तुम्हारा सप्लाई है, क्या तुम्हारा सप्लाई शेड्यूल है, क्या तुम्हारा सप्लाई कर्व है, क्या कौन से फैक्टर है जो तुम्हारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब हम आ रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई तुमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना, वैसा ही है। ये रिलेशन शो करता है सप्लाई और प्राइस के बीच में, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट करता है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, the quantity supplied of a commodity increase when its price increase and decrease when its price fall। तुम्हें पता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, जब प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरती है, और यही बात तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। बस ये बात और कहता है कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि यार सप्लाई तो बाकी चीज़ों से भी इफेक्ट होती है ना। अगर हम कहें कि सप्लाई बढ़ रही है तो हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई इसलिए भी बढ़ सकती है, हो सकता है कि फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि गिर जाएंगे इसलिए बढ़ गई है, हो सकता है कि प्राइस बढ़ गए इसलिए भी बढ़ गई है। तो किस वजह से बढ़ी कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि भाई हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई पे क्या असर आ रहा है। तो ये बात करेगा लॉ ऑफ सप्लाई, इसलिए वो कहता है कि बाकी सबको तुम कांस्टेंट रखो और किसी की बात यहाँ पे होगी ही नहीं, जिससे हम प्राइस का इफेक्ट सप्लाई पे शो कर पाए। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ सप्लाई। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी, ये हमें पता है। और यही बात लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगी, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। Explanation of law of supply. Law of supply can be explained with the help of supply schedule and supply curve. सप्लाई शेड्यूल सप्लाई कर्व के थ्रू तुम कर सकते हो। जो भी तुमने अभी तक कर्व और शेड्यूल बनाया ना, वो वही चीज़ शो भी कर रहे थे कि प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई बढ़ रही है, जैसे अपवर्ड मोशन में जा रहा है। सो दिस यू कैन ड्रॉ एज वेल, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते समय आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेंगे, और बोला प्राइस गिरेगा तो कम करेंगे। हायर प्राइस इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग ग्रेटर प्रॉफिट, इंकरेजिंग प्रोड्यूसर टू इंक्रीज सप्लाई। अब क्यों इंक्रीज कर देता है वो सप्लाई ज़्यादा प्राइस पे? क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस वजह से सप्लायर सोचता है कि जब प्राइस ज़्यादा है और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो हम सप्लाई को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट इज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। क्या इस लॉ ऑफ सप्लाई की कोई एजम्पशन है जो मान के चलते हैं? तो हाँ, एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट रहेंगे एक्सेप्ट प्राइस। मैंने बताया अभी लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस का क्या कनेक्शन है सप्लाई के साथ, हम बाकी सारे फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे, वो सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और यही एज्यूम करके ये चलता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं अदर देन प्राइस, देयर विल बी नो चेंज इन देम। मतलब टेक्नोलॉजी पे कोई चेंज नहीं है, प्रोड्यूसर का गोल पे कोई चेंज नहीं है, प्राइस और फैक्टर प्रेडिक्शन में कोई चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में कोई चेंज नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं है। इन सब को कांस्टेंट रख के ही हम बात करेंगे रिलेशन की। नेक्स्ट इज रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट कर रहा है? ऐसा क्यों है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ रही है, क्यों ऐसा नहीं कि सप्लाई गिर जाए? तो ये रीजन क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला हाइयर प्रॉफिट। देखो जब प्राइस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, जब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कौन सा प्रोड्यूसर बेवकूफ है जो सप्लाई नहीं करेगा, सभी कर देंगे, इसीलिए सप्लाई बढ़ती है। दूसरा एंट्री ऑफ न्यू फर्म। जब प्रॉफिट ज्यादा होते हैं
तो नए नए बिजनेस भी मार्केट में एंटर करते हैं उसी लाइन में, जिससे क्या होता है वो भी अपनी सप्लाई देना शुरू करते हैं और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा। तो ये भी रीज़न है। दूसरा, चेंज इन स्टॉक। जब प्राइस बढ़ता है सेलर ज़्यादा स्टॉक रिलीज कर देते हैं मार्केट में, जब प्राइस गिरता है तो सेलर स्टॉक को होल्ड करते हैं जिससे सप्लाई कम हो जाती है। ये भी रीज़न, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो हम अपना स्टॉक रखेंगे नहीं, मार्केट में डालेंगे क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और जब प्राइस ज़्यादा नहीं होगा तो हम स्टॉक को अपने पास ही रखेंगे, नहीं ज़्यादा रिलीज करेंगे मार्केट में, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, सप्लाई बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है। ठीक है, प्रॉफिट को देख के बढ़ता है, मार्केट में नए प्लेयर्स आ जाते हैं इसलिए बढ़ जाती है, और स्टॉक भी रिलीज कर दिया जाता है इसलिए भी सप्लाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे ये काम नहीं करेगा, प्राइस बढ़ने में भी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ हो सकता है? तो हाँ, ऐसा होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स में, एग्रीकल्चर गुड्स की सप्लाई मेनली डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, रेनफॉल पे। मान लो बारिश ही नहीं हुई, भाई कितनी भी डिमांड हो सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नेचुरल फैक्टर्स पे है, तो सप्लाई आप इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकते भले ही प्राइस बढ़ जाए। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जो खराब हो सकते हैं, जैसे फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एग्स, ये सब, इनको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, तो सेलर को उनको बेचना ही पड़ेगा। भले ही प्राइस उन्हें लग रहा आगे बढ़ जाएगा, बट अभी आपको इसको निकालना ही होगा। आप प्राइस नहीं देख सकते हो, प्राइस कम भी है तब भी बेचोगे, क्यों? सड़ जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्शन गुड्स। ऑक्शन गुड जैसे पेंटी, एंटीक, रेयर कॉइन, ये सब बहुत रेयर है, मतलब इनकी फिक्स सप्लाई है। अब कोई रेयर कॉइन है, एक ही है, अब कोई जितना भी प्राइस देने को तैयार हो जाए तो क्या आप सप्लाई बढ़ा दोगे? नहीं, वो रेयर ही है, वो एंटीक ही है, तो इस केस में भी फेल होगा। तो एग्रीकल्चर गुड, पेरिशेबल, ऑक्शन गुड, इन सब केसेस में तुम देखोगे कि सप्लाई प्राइस के बढ़ने पे भी नहीं बढ़ सकती, और यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो फेल होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे आ रहे हैं वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इससे पहले तुमने ना ये टॉपिक डिमांड में भी पढ़ा था, है ना, इसीलिए डिमांड का चैप्टर सप्लाई से बहुत लिंक करता है, और अगर तुमने उसको अच्छे से समझा है तो तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी। अब आ रहे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसमें ना तुमने दो तरीके की चीजें पढ़ी थी वहाँ पे, अगर तुम्हें याद दिलाऊं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में जैसे तुमने डिमांड पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वहाँ पे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे हम सप्लाई के साथ करने वाले, और वो बहुत ईजी था। सिमिलरली ये भी बहुत ईजी है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, ये क्या है? मूवमेंट अलोंग द सप्लाइड कर्व क्या होता है? क्या है मूवमेंट अलोंग द सप्लाइड कर्व? देखते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। देखो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं, दोनों चीज आप कह सकते हो, चाहे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को। ये क्या होता है? इट रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। मतलब कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज आए, क्यों? क्योंकि उसके प्राइस में कोई चेंज आया है इस वजह से, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब जब सप्लाई बदले उसके प्राइस के बदलने की वजह से, सिंपल, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। याद रखना, प्राइस की वजह से जब सप्लाई बदले और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहे तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। कॉज्ड ओनली बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ प्राइस बदलने की वजह से आ रहा है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, और इसके वजह से सेम सप्लाई कर्व में ही क्या होगा? मूवमेंट होगा, मतलब अलग से कोई सप्लाई कर्व नहीं बन के नजर आएगा। ये चीज आपने डिमांड में भी देखी थी कि अलग से डिमांड कर्व नहीं बन रहा था। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व में एक ही डिमांड कर्व में आप मूवमेंट शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बदल रही है प्राइस के बदलने से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, ये दो तरीके का है, एक है एक्सपेंशन और एक है कॉन्ट्रैक्शन। जैसे वहां पे तुमने पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी है, बस सप्लाई का केस है। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सिंपल तरीके से बता दूं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई मतलब जब सप्लाई बढ़े, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़े, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जब सप्लाई गिरे, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस गिरे, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहे। क्योंकि फैक्टर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ सप्लाई का रिलेशन प्राइस से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे चेंज इन क्वांटिटी
सप्लाइड बोलते हैं। और इसी के दो टाइप है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। एक्सपैंड हो रही है मतलब सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है गुड्स का, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो कॉज बाय राइज इन प्राइस shows upward movement along the same supply curve। याद रखना upward movement तो जाएगा ही, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ रही है सप्लाई प्राइस की वजह से बढ़ता जा रहा है। और सेम सप्लाई कर्व में ये मूवमेंट हम दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, अभी पीछे हमने अच्छे से उसको किया है, तो आई गेस हमें आपको पीछे का वो शो करना चाहिए। एक मिनट, नहीं यहीं पे है। तो ये देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, पहले प्राइस क्या था, 4 रुपए था, अब प्राइस क्या है, 8 हो गया। तुम बताओ, जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। प्राइस 4 से क्या हो गया, 8 हो गया। पहले 4 जब प्राइस था तो हम कितनी सप्लाई कर रहे थे, 50 यूनिट। अब प्राइस 8 हो गया, हम कितनी कर रहे हैं, 100 यूनिट। तो जैसे प्राइस बढ़ा, प्राइस 4 से 8 हुआ, वैसे ही सप्लाई 50 से 100 हो गई। तो ये तुम्हें एक ऐसे मूवमेंट शो कर रहा है जब तुम इसको प्लॉट करोगे कि 4 पे 50 थी, 8 पे 100 हो गई। ये पॉइंट जोड़ोगे, तुम देखोगे अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है, क्योंकि प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, और वैसे वैसे मेरी सप्लाई भी बढ़ गई। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है। क्या अलग से कर्व बनाया? नहीं, यही एक कर्व है, और इसी कर्व में हम ये मूवमेंट शो कर रहे हैं ऊपर की ओर। क्लियर है? सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये क्या कहता है कि क्वांटिटी सप्लाई गिर रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। अगर प्राइस गिर रहा है और उसकी वजह से सप्लाई गिर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट। यहाँ पे फॉल हो रहा है प्राइस में, यहाँ पे तुम देखोगे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है, नीचे की ओर, सेम सप्लाई कर्व पे। क्यों? क्योंकि प्राइस अब गिर रहा है। पहले 8 रुपए पे, सॉरी हाँ, पहले जब प्राइस 4 था, सॉरी पहले जब प्राइस 8 था तब तुम 100 यूनिट दे रहे थे, ठीक है। पहले प्राइस 8 था तो तुम 100 यूनिट, अब प्राइस गिर गया, अब प्राइस 4 हो गया, तो अब कितनी दे रहे हो, 50। इसका मतलब हम नीचे आ गए। पहले 8 पे हम 100 दे रहे थे, तो 8 से प्राइस भी गिरा, 4 हो गया डाउन, और सप्लाई भी डाउन हो गई 100 से 50। तो ये डाउनवर्ड एरो इसीलिए दिख रहे हैं कि गिर गया सब कुछ, 8 से प्राइस भी गिर गया और सप्लाई भी गिर गई, और ये सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट से यहाँ पे शो हो रहा है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्या है? ये शो करता है कि सप्लाई में क्या चेंजेस आ रहे हैं बाकी फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं इसको। चेंज इन सप्लाई रिफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फैक्टर अदर देन कमोडिटी ओन प्राइस व्हाइल द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब सप्लाई में चेंज आए बाकी फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, ठीक है, फ्यूचर की प्राइस एक्सपेक्टेशन है कि हाई हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ गया, ठीक है, उसकी वजह से जब तुम्हारी सप्लाई चेंज होगी उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइस रिलेटेड गुड, टैक्स एंड सब्सिडीज, ये सब। इसका मतलब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा और बाकी फैक्टर्स के बदलने की वजह से हमारी सप्लाई बदलेगी। ये भी दो टाइप के, एक है इंक्रीज इन सप्लाई और एक है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी, बाकी सारे फैक्टर फेवरेबली चेंज होंगे सप्लाई के फेवर में। इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एट द सेम प्राइस ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर सप्लाई के फेवर में बदल गए, इसलिए सप्लाई क्या है, बढ़ गई। जैसे कि मान लो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, सब्सिडीज मिल गई जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, प्राइजेस जो है वो एक्सपेक्ट है कि फ्यूचर में लो होंगे इसलिए सप्लाई बढ़ गई। तो जब फेवर में सप्लाई की चीज़ें बदली और उसके वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई तो उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। याद रखना प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एट एग्जिस्टिंग प्राइस, प्राइस सेम है और उसी सेम प्राइस पे प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स बढ़िया से बदल गए हैं सप्लाई के फेवर में। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी प्राइस के साथ, ठीक है। देखो प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सॉरी प्राइस क्या है 10 और 10 ही है, लेकिन देखो 10 रुपए पे पहले हम 100 दे रहे थे, आज 10 रुपए में 150 दे रहे हो। तो मेरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई हो, अच्छी मशीन ले आए हो जिससे हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है। तो प्राइस आज भी 10 है लेकिन सप्लाई 150 हो गई, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई क्या है,
बढ़ रही है बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, देखो इसको तुम प्राइस तो 10 ही रखोगे, पहले 10 रुपए पे तुम 100 दे रहे थे, आज तुम उसी 10 रुपए पे 150 देने लग गए। तुमने क्या किया, इन पॉइंट्स को जोड़ा, यहाँ से एक सप्लाई कर्व निकलेगा और इस पॉइंट से एक सप्लाई कर्व निकलेगा। तुम देख रहे हैं 2 सप्लाई कर्व दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ, एक तो तुम्हारा ये वाला जो इस पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, जब तुम 10 पे 150 देने लग गए, और एक जो तुम्हारा पहला वाला सप्लाई कर्व था जिसपे तुम 10 पे 100 दे रहे थे। तो ये 2 सप्लाई कर्व है। अब ये वाला सप्लाई कर्व जो पुराना वाला था वो तुम्हें क्या दिख रहा है, अब आगे की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जो ये शो कर रहा है कि सप्लाई बढ़ गई बाकी फैक्टर्स के बदलने से। अगर मैं इसको तुम्हें प्लॉट करके दिखाऊं तो देखो सिंपल है यार, यहाँ पे मैं 0 लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे तुमने क्वांटिटी सप्लाइड लिखा और यहाँ पे तुम्हारा प्राइस आएगा। अब क्या है, अब बोल रहा है कि जब प्राइस 10 था, हम प्राइस 10 ही डायरेक्ट यहाँ प्लॉट करें, मान लो ये है मेरा प्राइस 10, पहले जब प्राइस 10 था तो मैं कितनी यूनिट दे रही थी, तो मैं मान लो ये 100 यूनिट सप्लाई कर रही थी, ठीक है। अब प्राइस 10 ही है, प्राइस नहीं बदला क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरे फेवर में मान लो चेंज हो गई है, तो प्राइस 10 ही है लेकिन मैं 150 यूनिट दे रही हूँ, ठीक है। तो पहला मेरा सप्लाई कर्व कैसा था, ऐसा, इस पॉइंट से, क्योंकि मैं इतनी ही दे रही थी, 10 रुपए पे 100 सप्लाई कर रही थी। आज मैं अपना सप्लाई कर्व आगे और शिफ्ट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं 10 रुपए पे 150 दे रही हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि सप्लाई कर्व इधर आगे की ओर शिफ्ट हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड नहीं हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जो ये शो कर रहा है कि इंक्रीज हो गई सप्लाई ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस कांस्टेंट है। दूसरा है डिक्रीज इन सप्लाई, अब यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तुम देखोगे इस साइड है, क्यों, क्योंकि पहले हम जो सप्लाई कर रहे थे सेम प्राइस पे, अब हम उससे कम करेंगे, तो उस पॉइंट से अब इधर की ओर शिफ्ट होगा क्योंकि नया पॉइंट निकल के आएगा जो कि कम सप्लाई शो करेगा। तो डिक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई एट सेम प्राइस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। फैक्टर अनफेवरेबली चेंज हो गए तब हमारी सप्लाई क्या है, डिक्रीज होगी, प्राइस कांस्टेंट है। तो प्रोड्यूसर सप्लाई लेस इज एग्जिस्टिंग प्राइस, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज एट एवरी प्राइस। जैसे कि तुम ये देखो, मान लो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, टैक्सेस बहुत हो गए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड है, तो इसकी वजह से क्या होगा यार, सप्लाई गिरेगी, प्राइस वही रहेगा फिर भी। तो जैसे कि मान लो प्राइस आज भी क्या है 10 है, लेकिन पहले तुम कितनी यूनिट दे रहे थे, पहले तुम 100 दे रहे थे, इसीलिए को एस से करा है, एस, ये S1 वाला नया कर्व है, तो तुम 100 यूनिट दे रहे थे। आज तुम्हारे पास प्राइस फिर है 10 ही है, लेकिन तुम्हारी टेक्नोलॉजी मान लो पुअर हो गई, तो तुम सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो ये 50 है, 50 यूनिट ही दे पा रहे हो, ठीक है। तो तुम अब इधर आ गए हो, इसका मतलब तुम्हारा सप्लाई कर्व क्या है, यहाँ से उठ के इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हमारा डिक्रीज इन सप्लाई, की सप्लाई गिर गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको शो करेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई वर्सेस डिक्रीज इन सप्लाई। अगर इंक्रीज इन सप्लाईज और डिक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस देखें तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है, जब सप्लाई बढ़े क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स फेवर में चेंज हो। तो हमारा शिफ्ट क्या था, राइटवर्ड शिफ्ट था, क्या, जैसे कि इनपुट के प्राइस मान लो गिर जाएं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, रिलेटेड गुड्स के प्राइस फॉल हो जाएं, तो हम एग्जिस्टिंग गुड्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, टैक्सेस कम हो जाएं, सब्सिडी मिल जाए, बहुत सारी फर्म आ जाएं, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रहे कि प्राइस गिरे, तो अभी हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, तो शिफ्ट क्या होगा, राइटवर्ड, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई गिर रही है क्योंकि अनफेवरेबल चेंज हो रहे हैं बाकी सारे फैक्टर्स पे। तो इनपुट प्राइस या अनफेवरेबल चेंज क्या हो सकता है कि इनपुट प्राइस जो है वो बढ़ गया, टेक्नोलॉजी पुअर हो गई, तो भाई हम क्या करेंगे, कम ही सप्लाई करेंगे सेम प्राइस पे। रिलेटेड गुड के प्राइस क्या है, बढ़ गए, जिसकी वजह से हम उधर शिफ्ट कर गए, एग्जिस्टिंग गुड्स की हमने सप्लाई गिरा दी। टैक्सेस बढ़ गए जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई कम कर दी। सब्सिडीज कम हो गई, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म की नंबर डिक्रीज हो गए। फ्यूचर प्राइस को एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा, सॉरी गिरेगा, तो आज की सप्लाई हमने, सॉरी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा, जिससे हमने अभी की सप्लाई कम कर दी। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई में तुमने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड पढ़ा था, है ना, जब प्राइस में जब सप्लाई में चेंज हो, प्राइस की वजह से बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहे, वही चीज है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इज ओन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। और चेंज इन सप्लाई क्या था, जब सप्लाई बदले बाकी सारे फैक्टर्स के बदलने की वजह से और प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ के दो टाइप है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसे हम मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व बोल रहे थे, और यहाँ पे शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व,
ठीक है, चाहे लेफ्टवर्ड हो चाहे राइटवर्ड हो। ये डायग्राम शो किया गया है इन्होंने। अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी जो शो करता है कि सप्लाई एक्सपैंड हुई है, और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग ए टू सी जो शो करता है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब कि सप्लाई प्राइस के गिरने की वजह से गिरी है और बढ़ने की वजह से बढ़ी है। ये दोनों डायग्राम यहाँ पे शो है, तुम अलग अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट वाला डायग्राम आपको प्लॉट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई में क्या डिफरेंस। एक्सपेंशन क्या था कि सप्लाई बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस। और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या था, जब सप्लाई बढ़े बाकी सारे फैक्टर फेवरेबल में चेंज हो, इसलिए प्राइस कांस्टेंट रहे अदर देन प्राइस, ठीक है। रिजर्व इन कमोडिटी ओन प्राइस, कमोडिटी के खुद के प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से। एक्सपेंशन की बात करें तो कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, इनपुट के प्राइस कम हो गए, टैक्स कम हो गया, सब्सिडी मिल गई, इसके वजह से सप्लाई बढ़ती है। ये अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व के थ्रू शो किया जाता है, और ये राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। क्या है कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई? क्या है कि जब सप्लाई गिरे खुद के प्राइस के गिरने की वजह से, और डिक्रीज इन सप्लाई क्या है, जब सप्लाई गिरे क्योंकि बाकी सारे फैक्टर अनफेवरेबली चेंज हुए हैं, ठीक है। ये कमोडिटी की खुद के प्राइस के गिरने की वजह से होता है, और ये बाकी सारे फैक्टर जैसे कि इनपुट का प्राइस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, सब्सिडी कम हो गई, ठीक है, ये सारी वजह से। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट था अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, और यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट था सप्लाई कर्व में। जो तुमने अभी पढ़ा है ना, वही चीजें यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में आपको प्रेजेंट की गई हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, डिमांड में क्या था, एक चैप्टर अलग था, फिर इलास्टिसिटी वाला अलग था, बट सप्लाई में इनको मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। बात यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की ला दी गई है, तो हम भी इसको आज यहीं पे कवर करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी क्या होती है, कहते नहीं इलास्टिक है, खींचो तो बढ़ रही है, ठीक है, छोड़ो तो घट रही है, इलास्टिसिटी है, चेंज हो रहा है ना, फोर्सेस की वजह से चेंज हो रहा है। वैसे ही जब सप्लाई प्राइस की वजह से बढ़े घटे, ठीक है, जैसे हम प्राइस बढ़ा दिया तो एकदम सप्लाई बढ़ गई, प्राइस गिरा दिया सप्लाई गिर गई, वो बताता है कि सप्लाई में कितना लचीलापन है, क्या वो इलास्टिक है, प्राइस के बदलने से बढ़ रही है, घट रही है, क्या नहीं हो रही है। वही होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कितना चेंज आ रहा है। देखो, हमने ये तो देखा कि यार प्राइस बढ़ने पे लॉ ऑफ सप्लाई बता रहा है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरने पे सप्लाई गिरती है, लेकिन कितनी बढ़ती कितनी घटती है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि प्राइस के बदलने से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस के बदलने से सप्लाई में कितना रिस्पांस आ रहा है, किस डिग्री से रिस्पांस आ रहा है, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इन अदर वर्ड, इट मेजर हाउ मच सप्लाई चेंज व्हेन प्राइस चेंज। जब प्राइस बदलते हैं तो सप्लाई कितनी बदलती है, वो कितना रिस्पॉन्स करती, किस डिग्री से रिस्पॉन्स करती है, वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। अभी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि प्रोड्यूसर कितने सेंसिटिव है प्राइस चेंज के लेके। भैया कभी कभी होता है कि प्राइस थोड़ा सा भी बदला नहीं, कि प्रोड्यूसर ने कहा कि हम नहीं सप्लाई करने वाले, तो कितने वो मतलब रिस्पॉन्सिव हैं, क्या सप्लाई ज़्यादा चेंज होती है, कम चेंज होती है प्राइस के बदलने से, क्या एक्सटेंट है उस चेंज का, कितनी बदलती है, वो सब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले टाइप की, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी? जीरो। और ये बता दो, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। क्या कहती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। Perfectly inelastic supply refers to a situation जहाँ पे quantity supplied remain constant whatever the change in price। बोल रहा है perfectly inelastic। inelastic मतलब कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है सप्लाई में, एकदम परफेक्ट, बदल ही नहीं रही है प्राइस के बदलने की वजह से, वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कोई लचीलापन नहीं है सप्लाई में। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, मतलब सप्लाई वही की वही रहेगी, भले ही प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए, प्राइस जीरो हो जाए, प्राइस एक्सेप्शनली बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही सप्लाई रहने वाली है। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता यार कि प्राइस बढ़ने घटने से सप्लाई को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे जितनी भी प्राइस हो जाए वो सप्लाई उतनी दे रहा है। यार जब ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो कोई पागल है सप्लायर की सप्लाई नहीं बढ़ाएगा? बढ़ा सकता है। बोला डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी जीरो होती है, बट हाँ रेयर बुक्स, ओल्ड कॉइन्स, स्टैम्प, इन सब में तुम्हें ये चीज देखने को मिल जाएगी।
है ना। इसमें होगा यार, प्राइस कितना भी बढ़ जाए तुम रेयर कॉइन कहाँ से लेके आके उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे, है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का कॉन्सेप्ट इन केसेस में आपके इन एग्जांपल्स में एप्लीकेबल है कि रेयर कॉइन्स एंटीक्स इन सब में तुम देखोगे कि सप्लाई नहीं बढ़ सकती भले ही प्राइस कितना भी कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारी परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी वट एवर द प्राइस। तो प्राइस कितना भी बढ़े, जैसे P1 से P2 हो गया, P3 हो गया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या है, Q1 ही है, हम इंक्रीज ही नहीं कर सकते, 10 यूनिट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते, प्राइस कितना भी हो। प्राइस मान लो 50 था तब भी हम 10 दे रहे थे, 2 है, प्राइस 60 हो गया तब भी 10 दे रहे हैं, प्राइस 70 हो गया तब भी 10 दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो रेयर कॉइन है। ठीक, 10 ही रेयर कॉइन है मान लो, या एक ही रेयर कॉइन है, हम एक ही दे रहे हैं एनीथिंग। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है, और याद रखना जो डायग्राम बन के आएगा वो तुम्हारा वर्टिकल टू वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक का डायग्राम जो है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या है कि बिल्कुल इलास्टिक है सप्लाई, मतलब जरा सा भी चेंज होता है ना प्राइस पे एकदम बदल जाती है। तो ये है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक refers to a situation where very small or no change in price cause extremely large change in quantity supply। मतलब जरा सा भी चेंज है ना, पॉइंट सा भी, जरा सा भी चेंज आता है ना प्राइस में, तो सप्लाई एकदम से क्या है, या तो 0 हो जाएगी या तो एकदम से अनलिमिटेड हो जाएगी। कैसा है पॉसिबल? नहीं, ये दोनों ये भी और वो भी रेयरली ही तुम्हें दिखेगा, रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन्फिनिटी है। प्रोड्यूसर यहाँ पे कितनी भी क्वांटिटी सप्लाई करने को तैयार है सेम प्राइस पे, लेकिन अगर जरा सा भी प्राइस कम हुआ तो वो एक भी नहीं सप्लाई करेंगे। इतनी इलास्टिक है कि जरा सा भी प्राइस चेंज होने पे सप्लाई जो है वो 0 या अनलिमिटेड हो सकती है। तो दिस इज व्हाट इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसीलिए इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ये याद रखना तुम, क्योंकि हम कितनी भी क्वांटिटी देने को तैयार है, मतलब 10 रुपए का प्राइस है तो हम 50, 100, 70, 80 जितनी भी है क्वांटिटी वो हम देने को तैयार है, 50, 100, 10 जितनी भी क्वांटिटी बन रही है। लेकिन मान लो अगर प्राइस ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ, पॉइंट से भी हुआ, तो सप्लायर कहता है हम एक को नहीं देंगे। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे, बट ये ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है क्या कि यार जरा सा भी पॉइंट से भी प्राइस में थोड़ा अंतर आए तो सप्लायर कहेगा हम देंगे ही नहीं। बट दिस इज द केस दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, दैट इज ES इज ग्रेटर देन 1। ये क्या कहती है, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई कहती है ऐसी सिचुएशन जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहां पे क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहूंगी, वो आई गेस पीछे है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं। ये चीज स्किप हो गई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने समझाया, बट वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज भी नहीं हो रहा था, यहाँ यूज होना है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि क्या है, मेजर कैसे करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, एक रेशियो होता है कि कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई में एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। हमें ये पता लगाना है कि सप्लाई कितनी इलास्टिक है, क्या कितना चेंज आ रहा है सप्लाई में प्राइस के चेंज होने से। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो शो करता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, वो हम पता लगाएंगे कि क्वांटिटी सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे कितना प्राइस में परसेंटेज चेंज आ रहा है उससे। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेट देखो कैसे करेंगे। अब आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए तुम्हें चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल प्राइस से क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी निकालोगे फाइनल क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करके। जैसे मान लो तुम पहले जो क्वांटिटी थी वो 50 यूनिट दे रहे थे, ठीक है, और अब तुम 60 यूनिट दे रहे हो। प्राइस पहले 10 था और अब 20 हो गया, ये मान के चलो। तो हमें निकालना है चेंज इन क्वांटिटी, मेरा क्वांटिटी में कितना चेंज है। वो कैसे निकलेगा, जो फाइनल क्वांटिटी है जो अभी तुम दे रहे हो उसको माइनस कर दो इनिशियल से, दैट इज Q1 को माइनस कर दो Q से, ये Q1 को माइनस कर दो Q से, तो तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 कितना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकलेगा, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पे इनिशियल प्राइस नहीं होगा, इनिशियल क्वांटिटी होगी, ये चीज यहाँ पे फिक्स करो। तो चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। अब चेंज इन Q कितना है, Q में कितना चेंज आया, हमें कैसे निकालना है, फाइनल क्वांटिटी को माइनस करना है अर्लियर क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी क्या है मेरी Q
माइनस कर देंगे इसको इनिशियल वाले से, ठीक है। तो क्या आएगा, Q1 को माइनस करो Q से, 60 को 50 से करेंगे आएगा 10 डिवाइडेड बाय Q दैट इज इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 50 इंटू 100। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो निकल के आ जाएगा कि 20% समथिंग, ठीक है। तो ये आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। कैसे निकालेंगे, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। अब चेंज इन Q निकलेगा कैसे, जो फाइनल क्वांटिटी है उसको इनिशियल क्वांटिटी से माइनस कर दो, आ जाएगा सिंपल, ठीक है। चेंज इन Q उसको डिवाइड करोगे इनिशियल क्वांटिटी से, Q क्या है इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। याद रखना Q1 को हम डिनोट कर रहे हैं फाइनल क्वांटिटी से, मतलब जो अभी है लेटेस्ट, और Q को डिनोट कर रहे हैं हम इनिशियल क्वांटिटी से। ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको इससे काटा 5 1 5 5 2 20% जो है वो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड में। अब हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। वैसे सेम है, जैसे वहां पे था ना चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन Q इनटू 100, वैसे ही चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस दैट इज P इनटू 100। अब चेंज इन P अपॉन P इनटू 100। अब चेंज इन P कैसे निकलेगा, सिंपल है, जो लेटेस्ट प्राइस उसको इनिशियल प्राइस से माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका जो भी चेंज इन P है वो निकल के आ जाएगा, और आप चेंज इन P को डिवाइड करोगे P से इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, चेंज इन P निकालना है तो क्या है, इनिशियल प्राइस को माइनस करेंगे 10 से, तो 20 माइनस 10 दैट इज 10, और इनिशियल प्राइस रखेंगे चेंज इन P अपॉन P दैट इज इनिशियल प्राइस इंटू 100। तो हमें पता चला कितना है परसेंटेज चेंज 100। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये। तो ये फॉर्मूला था जो तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्लियरिटी जो है वो मिलेगी। अब आते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। ये चीज़ यहीं पे लगने वाली है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सप्लाई जो है वो रिलेटिवली इलास्टिक है या नहीं। देखो रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, वो क्या है ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में उतना चेंज नहीं आ रहा जितना हमारा क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है। मतलब प्राइस कम चेंज हो रहा है बट उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जिससे हम कहते हैं सिंपल वर्ड में कि हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं, तुम्हें फॉर्मूला बताया मैंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब तुम निकालो इसको ना, सॉल्व करो, देखो क्या जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब वो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज चेंज क्या है ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अगर मैं तुम्हें इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो तुम्हारा क्लियर कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। देखो बहुत आराम से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था, हाँ यही था, क्लियर है। अब हमें पहला हम निकालेंगे परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हम देखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, तुम्हें फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, क्या था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई है ना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन Q जो कि क्वांटिटी सप्लाई था इनटू 100, ठीक है। अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे ये बताओ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकाला था, इनिशियल जो फाइनल सप्लाई है उसमें से माइनस कर दिया था जो हमारी इनिशियल वाली थी, है ना। तो इनिशियल सप्लाई कितनी है हमारी, मतलब जो फाइनल सप्लाई कितनी है हमारी, क्वांटिटी सप्लाई में यहाँ फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, जो सप्लाई 1 है उसको माइनस करो इनिशियल सप्लाई से, ठीक है। तो कितनी थी 150 है फाइनल, उसको इनिशियल से माइनस करेंगे 100, तो चेंज इन ये क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज है 50 रुपये का। तो हमें पता चल गया क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज है 50 का, और अर्लियर क्वांटिटी कितनी थी इनिशियल, वो थी 100 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज चेंज आया है मेरा क्वांटिटी सप्लाई में, वो आया है मेरा 50 का, क्लियर। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज प्राइस में कितना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई तो हमने वैल्यू निकाल ली 50, अब हमें प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज है वो निकालना। वो कैसे था, वो था चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100, है ना। अगर तुम्हें याद हो, इसको मैं यहाँ करूँ, अगर तुम्हें याद हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, चेंज इन प्राइस अपॉन P इंटू 100। अब चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, जो फाइनल प्राइस है उसको इनिशियल से माइनस करेंगे, फाइनल क्या 40 माइनस करेंगे 30 से आएगा कितना 10, और इनिशियल प्राइस कितना है 30, वो लिखेंगे 30 इंटू 100,
ठीक है, 33.33 समथिंग करके ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेंगे 33.33 जो कि है तुम्हारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 1 मिनट। 50 को डिवाइड करो 3.3 से, तो तुम्हारा आ रहा है 1.5 समथिंग। ठीक है, 1.5। अब तुम बताओ ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? हाँ मैम ग्रेटर देन 1 है। अब तुम मुझे ये बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 50%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 33.3%। क्या परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है प्राइस के कंपैरेटिव? तो हाँ है। तो ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई है। मतलब जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो उससे हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वो तुम्हारी ग्रेटर देन 1 आएगी, डेट इज 1.5, 1 से ज्यादा। तो ये है रिलेटिवली इलास्टिक। दूसरा आते हैं हम रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, या अपोजिट है। ये बोलता है कि जो सप्लाई है कमोडिटी की ना, वो इन इलास्टिक या लेस देन यूनिट इलास्टिक बोलते हैं इसको। वो तब होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई का ज्यादा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यहाँ पे अपोजिट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लेस है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। और इसका सप्लाई कर्व अब ऐसे ड्रॉ करो, सबके कर्व आपको पता होने चाहिए। ये थोड़ा ऊपर से बनेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा है सप्लाई में चेंज इन कंपेयर टू प्राइस। और ये आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? जब सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी सेड टू बी यूनिट इलास्टिक, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जो सप्लाई में चेंज आ रहा है मान लो 100% है, प्राइस में भी 100%, तो हम कहेंगे ये क्या है? यूनिट इलास्टिक सप्लाई। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। रिलेटिवली इलास्टिक में होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है प्राइस से, इन इलास्टिक में परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई कम है प्राइस से, और यूनिट में दोनों क्या है? बराबर है। जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में उतना ही परसेंटेज चेंज तुम्हारा प्राइस में। न्यूमेरिकल नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने वो वाला एक्सप्लेन किया था। तो ये तुम्हारा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो तुम अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, तो तुमने भी पढ़ा कि जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई थी उसमें क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इनफिनाइट था ड्यू टू स्मॉलर चेंज इन प्राइस। प्राइस में जरा सा भी चेंज आता था तो तुमने देखा था या तो सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगी या तो जीरो हो जाएगी। परफेक्टली क्या? इलास्टिक है। ES क्या था? इनफिनिट। रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई अभी बताया, जहां पे परसेंटेज चेंज ज्यादा है सप्लाई में एज कम्पेयर टू प्राइस। ES1 क्या है? यूनिटरी, सेम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ES लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में परसेंटेज चेंज लेस है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ES इज इक्वल टू 0, डेट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जो कहता है क्वांटिटी सप्लाई चेंज ही नहीं होगी भले ही प्राइस कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो 0 आएगा। नेक्स्ट इज फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर है जो बताएंगे सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी है, ज्यादा है, कम है, क्या है? तो पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। अगर प्रोड्यूसर शिफ्ट कर सकता है अपने रिसोर्सेस को दूसरी चीज पे जहां पे उसको लग रहा है ज्यादा प्रॉफिट है उस चीज को बनाने में, तो हम बोलेंगे सप्लाई क्या है? इलास्टिक है। भाई तो अपनी सप्लाई को चेंज कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड ऑन हाउ इजीली प्रोड्यूसर कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे सप्लायर कितने आसानी से शिफ्ट कर सकता है, वो बताएगा कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है। मुझे वीट बना रही थी, मुझे लगा राइस बनाना चाहिए, उसमें ज्यादा प्रॉफिट, मैं शिफ्ट कर सकती हूँ आराम से। तो क्या है? सप्लाई इलास्टिक है। इफ प्रोड्यूसर कैन इजीली शिफ्ट प्रोडक्शन, सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक, और डिफिकल्ट है तो इनइलास्टिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ टाइम। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने के लिए सप्लाई इलास्टिक या नहीं है। अगर डिफिकल्ट है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाओ, ठीक है, समय कम है और नहीं पॉसिबल है कि प्रोडक्शन बढ़ पाए, तो सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक, क्योंकि सप्लाई नहीं बदल सकती है। ठीक है, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में ऐसा होता है कि समय इतना नहीं है कि तुम सप्लाई बढ़ा पाओ, तो सप्लाई क्या है? इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में बहुत समय होता है, सप्लाई बढ़ा सकते हो, तो सप्लाई क्या है? इलास्टिक है। तुम फैक्ट्री एक्सपैंड कर सकते हो, लेबर ला सकते हो, तो सप्लाई इलास्टिक होगी। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी कॉस्ट कैसे बदल रही है उस पर भी डिपेंड करती है। मान लो अगर आउटपुट, इफ इंक्रीज इन आउटपुट कॉस्ट, स्मॉल इंक्रीज इन कॉस्ट, अगर तुम ज्यादा ज्यादा बनाओगे उसके वजह से तुम्हारी कॉस्ट बहुत कम इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे, इलास्टिक है। और अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो हम सप्लाई नहीं करेंगे,
नहीं ज़्यादा बनाएंगे तो वो इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस, किस तरीके की कमोडिटी बना रहे हो, जैसे कार, मशीन, फर्नीचर, ये सब ड्यूरेबल गुड है, इनको स्टोर कर सकते हो तो इनके तुम ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो, इलास्टिक होगी। लेकिन जो पेरिशेबल गुड है, फ्रूट, वेजिटेबल, इनको समय लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते तो इनकी सप्लाई रिलेटिवली क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। ठीक है, तुम ज़्यादा इसको नहीं बनाओगे। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, अगर सप्लायर रिस्क टेक लेने को तैयार है, बिजनेस लेने को तैयार है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने को तैयार है, ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, रिस्क लेगा, सप्लाई बढ़ा सकता है, इलास्टिक है। नहीं लेने को तैयार है तो सप्लाई नहीं इंक्रीज करेगा तो सप्लाई इनइलास्टिक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताएंगे सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इतना तुम्हें डिटेल में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने हैं, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में लिखा भी है कि टेस्टिंग पर्पस के लिए है ना, टेस्ट के पर्पस से नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए है। एक दो कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए तुम्हें थोड़ा सा समझाया उसको सॉल्व करके, और डायग्राम लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, वो तुम्हें अपने एंड पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे सप्लाई का देखा। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लेना, और अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं चैनल से, ठीक है, ऐप ने डाउनलोड किया है तो वो भी आप कर लेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।